गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर को आप लोग लास्ट तक देखना, उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कंट्री है वो 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी वाला कंट्री है, यानी वर्ल्ड में 12वां सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी मिलता है, प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, वो हमारे देश में ही है। ठीक है, प्लांट्स स्पीसीज़ हमारे देश में करीब 47,000 प्लांट स्पीसीज़ हैं, जो कि वर्ल्ड का 10th और एशिया का 4th नंबर पे है। बहुत ज़्यादा वैरायटी हमारे देश में। इसके रीज़न क्या क्या है वो भी हम लोग समझेंगे कि क्यों आखिर इतने वैरायटी के स्पीसीज़ हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया में मौजूद है, जो कि वर्ल्ड का 6%। ठीक है, स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स करीब 90,000 स्पीसीज़ एनिमल्स के हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी फिशेस पाई जाती हैं, जो फ्रेश वाटर के हो या मैरीन वाटर के हो। ठीक है, तो ये हमारा मेन बायोडाइवर्सिटी का एक डेटा है। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये नेचुरल वेजिटेशन एक्चुअली होता क्या है वो देख लेते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स या ऐसे जो जीव हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, या ऐसे प्लांट्स, ऐसे वेजिटेशन जो नेचुरली हम लोग ह्यूमन उसमें कोई मदद नहीं करता, वो नेचुरली ही अपना ग्रो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन, यानी ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। नेचुरली वो ग्रो करे बिना ह्यूमन के मदद के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल वेजिटेशन या वर्जिन वेजिटेशन। और जो ह्यूमन अपनी मदद से ग्रो करे, जैसे हम लोग अगर गेहूँ चावल ये सब पैदा करते हैं, दाल, तो वो सब नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो ह्यूमन इन्वॉल्व होता है। वही बोता है, वही काटता है, वही इरिगेशन करता है, वही फर्टिलाइजर डालता है। तो वो सब चीज़ें नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएगी। नेचुरल वेजिटेशन में वो चीज़ें आती हैं जिसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, वो अपने आप ग्रो करता है, उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब इसमें दो पॉइंट्स आता है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एक्चुअली क्या होता है? तो फ्लोरा प्लांट्स के स्पीसीज़ जो एक खास रीजन में, एक खास समय में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरा। तो फ्लोरा मीन्स समझ लेना स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट से रिलेशन है उसका। ठीक है, और फौना मीन्स क्या होता है? स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की स्पीसीज़ को हम लोग फौना बोलेंगे। कई जगह तुम लोग सुने होंगे फ्लोरा एंड फौना, ये बहुत यूज होता है, कॉमन वर्ड है। तो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ ह्यूज डाइवर्सिटीज़, ये इतने सारे डाइवर्सिटीज़ जो हमारे कंट्री में पाए जाते हैं, आखिर ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको डिसाइड करता है? उसमें सबसे पहला है लैंड। हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े से माउंटेन है। माउंटेन क्या होता है? तो जो स्लोपी जो है पॉइंटेड हाई लैंड से, बहुत ऊंचे ऊंचे जो लैंड्स हैं, उसको हम लोग माउंटेन कहेंगे। फिर प्लेट्यू, प्लेन। ठीक है, ये तीन अलग अलग लैंड हो गए। कुछ लैंड्स ड्राई भी होते हैं, कुछ वेट भी होते हैं, कहीं ज़्यादा बारिश होगा, कहीं सूखा रहता है ना। तो इस तरह के जो लैंड है, इन पे भी डाइवर्सिटी डिपेंड करता है, कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स सिर्फ माउंटेनियस रीजन में ही पाए जाते हैं, कुछ प्लेट्यू में पाए जाते हैं, कुछ प्लेन के लिए सूटेबल होते हैं, कुछ ड्राई रीजन में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, कुछ के लिए वेट रीजन चाहिए। तो चूँकि ये लैंड में इतनी वेराइटीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो भी अलग अलग तरीके के होंगे। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर में आता है सॉयल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन। अलग अलग सॉइल का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होता है, जो उस प्लांट्स को उसी मिट्टी में ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। डैट मीन्स अगर कैक्टस है तो वो जनरली सैंडी सॉइल में ही होगा, है ना। या फिर कॉटन है तो उसके लिए ब्लैक सॉइल बेटर होता है, शुगर केन के लिए ब्लैक सॉइल बेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि शुगर केन को या कॉटन को ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिस तरह का सॉइल का टेक्सचर चाहिए, वो ब्लैक सॉइल ही प्रोवाइड करा सकता है, तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। तो डैट मीन्स सॉइल का डिफरेंट टाइप्स अलग अलग वेजिटेशन क्रिएट करता है। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी वेजिटेशन को डिसाइड करता है। डैट मीन्स अगर टेम्परेचर में कमी आए, गिरावट आए,
तो क्या होगा, वेजिटेशन भी चेंज होता जाएगा। जो माउंटेन के सबसे ऊपर वाले रीजन में पाया जाता है ग्रास, उसके नीचे उस दूसरे तरह का प्लांट्स पाइन ट्रीज पाए जाते हैं। उससे नीचे आओगे और भी डिफरेंट टाइप्स के, सबके बारे में भी हम स्टडी करेंगे अलग अलग। क्यों ऐसा, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज होता रहता है। सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत ही कम रहेगा, नीचे आएंगे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे वेजिटेशन भी चेंज होता रहेगा, अलग अलग तरह का प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएंगे। यानी टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, जो अफेक्ट करता है किसको, तो प्लांट्स को और एनिमल्स को। ठीक है, फिर है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है कि कितनी देर तक सनलाइट ग्लो कर रहा है, यानी सूर्योदय जो है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जो टाइमिंग है वो कितना ज़्यादा है। जब ज़्यादा दिन रहेगा जिसमें सूरज खिला रहेगा, उस कंडीशन में ज़्यादा सनलाइट प्लांट्स को मिलेगा, तो प्लांट्स उस समय ग्रो भी ज़्यादा करता है, ज़्यादा तेज़ी से। जैसे गर्मी के मौसम में दिन बड़ा होता है, तो दिन बड़ा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा सनलाइट प्लांट्स को मिलेगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, ज़्यादा भोजन बनाएगा, ज़्यादा अच्छा खाएगा, ज़्यादा ग्रो करेगा, है ना। लेकिन वही विंटर में क्या होता है, दिन छोटा होता है, उसको सनलाइट पर्याप्त मिल नहीं पाता, भोजन भी पर्याप्त नहीं बन पाता, ग्रो भी नहीं कर पाता। तो ये जो फोटो पीरियड है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, देखो ग्रो फास्टर इन समर, समर के समय वो ग्रो करता है ज़्यादा फास्ट। फिर है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब हुआ रेनफॉल। ठीक है, अब रेनफॉल भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में लोग स्टडी करेंगे। कहता है कि जो हमारे कंट्री है उसमें मेनली बारिश होता है मानसून की वजह से। कौन सा मानसून, तो साउथ वेस्ट मानसून, जो जून से सितंबर के बीच में बारिश कराता है। ठीक है, 1 जून को जनरली केरल में पहुंच जाता है और उसके बाद फिर वहां से पूरा इंडिया में फैलना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो मानसून आ रहा होता है उसमें भी बारिश होती है काफ़ी, और फिर जब वो रिटर्न होता है यानी नॉर्थ ईस्ट, जब वापस आएगा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आएगा, उस समय भी काफ़ी बारिश होता है। यानी जो भी होता है बारिश वो मानसून की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये मानसून भी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा, ज़्यादा पानी होगा, वहाँ पे दूसरे तरह के प्लांट्स मिलेंगे। अभी सब इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं, वो कौन कौन से कितने रेंज के वाटरफॉल में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, सब अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वेजिटेशन में पहला टाइप क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो, हेवी रेनफॉल चाहिए इसके लिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल बारिश होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, वहीं पर ये पाया जाएगा। ये जो ये डायग्राम है इसमें तुमको दिख रहा होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो सारे रीजन है जो ग्रीन कलर से शेड किए हुए हैं। डैट मीन्स ये जो वेस्टर्न घाट है, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट, जो समुद्र के किनारे वाला जो रीजन होता है, उसको हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो ये जितना भी वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। साथ में असम, बंगाल का, पश्चिम बंगाल का भी कुछ पार्ट्स, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है, ये सब सारे रीजन में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, साथ में कुछ तमिलनाडु का पार्ट्स भी है। इधर जो आइलैंड्स हैं, इस आइलैंड्स पे भी, इस साइड जो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सारे पे भी पाया जाता है कौन सा प्लांट्स, किस टाइप का, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ में इसको शॉर्ट, इसके लिए ड्राई जो सीजन होता है बहुत शॉर्ट होता है, मतलब थोड़े समय के लिए ही पत्ते गिराते हैं ये। ठीक है, और सबका अलग अलग समय होता है, कुछ प्लांट्स जनवरी में गिराया तो कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में। डैट मीन्स एक साथ सारे पेड़ का जो पत्ता है वो नहीं गिरता हमेशा, इसलिए वो पेड़ हमेशा, वो पूरा जंगल हमेशा हरा भरा नजर आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे प्लांट्स के पत्ते गिर गए एक साथ। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा हरा भरा रहे। अगर एक साथ सब गिर जाएगा तो 2-3 महीना तो बिल्कुल लीव्स ही नज़र नहीं आएगा, हरियाली खत्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग एवरग्रीन नहीं बोल सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ पेड़ गिराया, कुछ अगला मंथ गिराएगा, तब तक फिर इधर का आ जाएगा प्लांट का लीव, है ना। इस तरह से करते हुए ये हमेशा हरा रहता है। अब इसमें जो प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स 60 मीटर से भी ऊंचाई तक जा सकते हैं, जो कि बहुत ऊंचा हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, अलग अलग लेयर बन जाता है। जैसे मान लो ये 60 मीटर का प्लांट्स है, कुछ प्लांट जो है वो 40 मीटर का होगा,
कुछ 30 मीटर का होगा, कुछ 20, कुछ 10 या कुछ हर्ब्स होंगे। तो इसका मतलब बहुत सारे लेयर बन जाते हैं। एक ये ले लो, ये भी लेयर, इसी तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह लेयर बन जाता है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होता है, नीचे का फ्लोर भी है, बीच वाला भी है, उससे ऊपर भी है, उससे ऊपर भी। इसी तरह से जो पेड़ का जो हाइट भी होगा ना, वो अलग अलग हाइट का होगा, कुछ कम होगा, कुछ उससे ज़्यादा, कुछ उससे ज़्यादा, बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये लुक्स ग्रीन ऑल ईयर्स, नो डिफिनिट टाइम टू सेट द लीव्स। लीव्स को सेट करने का कोई भी डिफिनिट पीरियड नहीं है, समय समय पे कुछ गिराते रहते हैं अपना पत्ता। इसमें जो मेन ट्रीज पाए जाते हैं वो है इबोनी, रोजवुड, रबर एक्सेट्रा। ये सब सारे प्लांट्स इन जंगलों में पाए जाते हैं। साथ में एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एलिफेंट, मंकी, डियर, वन हॉर्न राइनोसोरस, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स और स्कॉर्पियंस। ये सब सारे मेन एनिमल्स हैं। ऐसे तो और भी ज़्यादा पाए जाते हैं, सबका लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मेन जो है एनिमल्स जो इन जंगलों में यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फौना, ये हो गया फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फौना मीन्स एनिमल्स। अगर तुम उससे पूछ दे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फौना के नाम लिखो, तो तुमको ये लिखना होगा। ये डायरेक्ट पूछ दे कि एलिफेंट के लिए कौन सा जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है, तो तुम्हें ये सब रीजन लिखना होगा। ठीक है, तो इसको तुम लोग नोट करो, फिर हम लोग अगला जो टाइप है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल टाइप का वेजिटेशन कौन सा है, तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये जितना भी ये ब्लू कलर टाइप्स का दिख रहा होगा, ये सारा कौन सा है, तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, ये वाइड स्प्रेड है, सबसे ज़्यादा यही जंगल हमारे देश में पाया जाता है। इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। हमारा वैसे भी एग्रीकल्चर से लेकर वेजिटेशन भी सब मानसून पे ही डिपेंड करता है, और ये तो स्पेशली मानसून पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच चाहिए। ठीक है, यानी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था उससे कम पानी चाहिए इसको। ठीक है, इसके जो लीव्स हैं वो 6 से 8 वीक यानी करीब 1.5 से 2 महीने तक इसके पत्ते जो है वो शेड हो जाते हैं, मतलब वो गिर जाते हैं। 1.5 से 2 महीने तक गिरा हुआ रहता है पत्ता। ठीक है, ये कौन कौन सा मेन स्टेट्स इसके अंदर आते हैं, तो झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, ये सब जितने भी प्लेट्यू रीजन है वो सब सारा इसी के अंदर आता है, जिसमें ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, इसमें मेन जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो बैम्बूस, सॉल, शीशम, टिक, सॉल, पीपल, नीम, ये सब सारा पेड़ इसके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो लायन, टाइगर। लायन और टाइगर दोनों पाया जाने वाला इकलौता देश इंडिया है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ ये दोनों ही पाए जाते हों। कहीं लायन पाया जाएगा तो टाइगर नहीं, टाइगर पाया जाएगा तो लायन नहीं, लेकिन हमारा ही एक देश ऐसा है वर्ल्ड में जहाँ लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट्स, स्नेक, लिजार्ड, टॉर्टवाइज, ये सब सारे एनिमल्स इस जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, टाइप का वेजिटेशन कौन सा है, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब। ठीक है, इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो 70 सेंटीमीटर से कम चाहिए। ठीक है, 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यानी बहुत ही कम बारिश होती है। वैसे रीजन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो वेजिटेशन पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं द थॉर्न फॉरेस्ट। इसलिए क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो थॉर्नी होते हैं। डैट मीन्स थॉर्नी ट्री, कटीला जो है लीव्स उसका कांटा की तरह होगा, और उसका जो क्या कहते हैं स्टेम जो होगा वो सकुलेंट होगा, मतलब वो फूला हुआ रहेगा। स्टेम फूला हुआ रहता है जो पानी को ऑब्जर्व करके रख लेता है। जब उसको पानी मिल गया साल भर में, कभी भी उसको स्टोर करके वो रखे रहेगा कि फिर पता नहीं अब अगला पानी उसको कब नसीब होगा, तब तक उसी से अपना काम चलाता रहेगा। कैक्टस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इन्हीं फॉरेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो और जो एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो आते हैं रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, उल्फ, टाइगर, लायन, हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा, ये सब सारे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है,
चलो इसको नोट करो। और इसके अंदर जो स्टेट जिसके अंदर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिन जिन स्टेट के अंदर, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा। ठीक है, इन स्टेट्स में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चलो 10 फॉरेस्ट, इसमें जो मेन फॉरेस्ट में चेंजेस आते हैं वो किसके बेसिस पे आते हैं? तो डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। माउंटेन पे जैसे से ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड भी हमारा बढ़ता जाएगा, सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो साथ साथ में टेम्परेचर भी कम होता रहेगा। तो एल्टीट्यूड के चेंज होने से, टेम्परेचर के चेंज होने से जो हमारा वेजिटेशन है वो भी चेंज होता है वहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं किस किस हाइट पे किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं। तो जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट होते हैं। वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट, इसमें ओक और चेस्टनट आते हैं, चेस्टनट। ठीक है, और फिर टेम्परेट फॉरेस्ट आते हैं जो उसके ऊपर, यानी ये 1500 से 3000 मीटर और ऊपर चले गए हम लोग। स्टार्टिंग नीचे से कर रहे हैं हम लोग। फिर 1000 से 2000 मीटर तो हम लोग देख लिए। अब 1500 मीटर से 3000 मीटर तक के जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। इसके अंदर पाइन, देवदार, सिल्वर फर, सेडर्स, ये सारे प्लांट्स आते हैं। और फिर जब इससे भी ऊपर चले जाए, दैट मीन्स 3600 मीटर या इसके ऊपर चले जाते हैं, तो टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड मिलते हैं। ठीक है, जिसमें अल्टीमेटली श्रब्स होते हैं, प्लांट्स छोटे होते जाते हैं, श्रब्स, फिर स्क्रब्स, उसके बाद मर्ज इनटू ग्रासलैंड, घास ऊपर से पाया जाएगा। जो वहाँ के जो चरवाहे हैं वो जनरली, या फिर जो आदिवासी लोग हैं, खासकर गुज्जर समाज के लोग जो है वो अपना भेड़, बकरी ये सब चराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो फाइनल जब और ऊपर चल जाते हैं, यानी 3600 मीटर से भी ऊपर, तो वहाँ घास ही मिलता है, क्योंकि अब बड़ा बड़ा प्लांट्स वहाँ पे नहीं हो सकता, ट्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो आस्ते आस्ते घास में ऊपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके ऊपर जाओगे तो सिर्फ बर्फ ही मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वेजिटेशन कौन सा है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, इसे टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे अक्सर टाइड्स आते हैं। जब टाइड्स आएंगे तो अपने साथ मड और सिल्ट भी लेते आते हैं, और वो लेकर कोस्टल एरिया में जमा करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया भी काफ़ी फर्टाइल हो जाता है। तो वैसे रीजन में जिस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं उसके रूट्स पानी में डूबे हुए होते हैं, आधा डूबे रहते हैं और आधा बाहर रहते हैं। ठीक है, ये डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इन सब नदियों का जो डेल्टा बनता है, जब वो समुद्र में मिलने से पहले जो डेल्टा बनता है, उसको हम वैसे इलाकों में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा तो जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। ठीक है, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे सुंदरी ट्री, ये ट्री वहाँ का सबसे फेमस ट्री है, इसलिए उसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि उसका नाम है सुंदरी ट्री। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और साथ में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में टर्टल, क्रोकोडाइल, स्नेक, ये सारे जीव पाए जाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।